हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी आज हम लोग करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 ऑफ एचसी वर्मा जी, चैप्टर 10 रोटेशनल मैकेनिक्स। इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो एग्जाम चाहे नीट का हो, चाहे वो जेई मेंस या एडवांस हो, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ये आ गया। यहां पर इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए। Let A be unit vector along the axis of rotation of a purely rotating body, and B is a unit vector along the velocity of particle P of the body away from the axis, the value of A and P. Say ये एक body है, this is the body, और ये है axis of rotation, इसके अबाउट रोटेशन मोशन हो रहा है। अब इसके अबाउट जब रोटेशनल मोशन हो रहा है, यहां पर आपसे बोला गया है ये कोई पॉइंट P है जो एक्सिस से अलग कहीं पर है। ये अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये पॉइंट भी एक सर्किल में ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो अभी इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सूडो वेक्टर होता है तो इधर होगा, ये ए है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी वेक्टर जो कि ये इस तरफ होगा, ये इधर होगा। आपको पता है कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर बी है यहां पर, जिसको दिया है कैपिटल बी से ऐसे, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, क्योंकि ये इस प्लेन में रहेगा और ये इस प्लेन में रहेगा। तो ए वेक्टर हमेशा बी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा। जब ऐसा कुछ होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या है, यहां पे क्वेश्चन में दिया है a body is uniformly rotating about an axis fixed in an inertial frame of reference. Let A be unit vector along the axis of rotation, B is unit vector along the resultant force on a particle P of the body away from the axis, the value of A and B. Again वैसा ही, एक बॉडी है, मान लो ये बॉडी है और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे। हम यहाँ पे किसी इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं तो ये पॉइंट ऐसे इस सर्किल पे जा रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे, है ना। अब इस पॉइंट पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा इस तरफ, ये सेंट्रिपिटल फोर्स हो जाएगा, जिसको इन्होंने बी बोला है। ठीक है, और जो इस पर यूनिट वेक्टर का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या है, ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, रोटेशन एक्सिस के अलोंग ये इधर है। अब ये आप देखिए, ये इस प्लेन में रहेगा, बी इस प्लेन में रहेगा, इस प्लेन में रहेगा, और ये इधर है। तो इसका मतलब ए अगेन परपेंडिकुलर टू बी हो गया। तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। यहां पे दिया है अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा। एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं बोला है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक्स एक्सिस के पैरेलल तो हो सकता है ये यहाँ पे ऐसे कहीं मूव कर रहा हो, यहाँ भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर अगर देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसका यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पर है इस समय कहीं पर, ये इधर जा रहा होगा v वेलोसिटी से, m मास का पार्टिकल है, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं b है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन आएगा, इस सेंस में आएगा, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी, m वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ जाएगा। तो एम वी बी एंगुलर मोमेंटम आएगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा। जीरो होने की कोई हमेशा गारंटी नहीं, जीरो होता तब जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही चलता, तभी जीरो होता। यहाँ ऐसा कुछ बोला है नहीं, पैरेलल बोला है, तो ये कांस्टेंट वाली ज्यादा बात सही है। अलोंग यहाँ पे होता तब कांस्टेंट भी होता, जीरो भी होता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एक बॉडी है जो प्योर रोटेशन में है, लीनियर स्पीड इस पार्टिकल का v दे रखा है, द डिस्टेंस r ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, v इज इक्वल मतलब ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर दिया है। अगर मैं कोई बॉडी की बात करूं, ये कोई बॉडी की बात करते हैं, मान लो ये कोई बॉडी है, ये रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशन में, मतलब इस पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट ये मान लो प्योर रोटेशन में है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो आपको एक बात अच्छे से पता होगा, इसका हर पॉइंट, इस पार्टिकल का हर पॉइंट जो है एक ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा, हर पॉइंट एक ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा इस बॉडी का। कोई ऐसा कोई वो नहीं है, क्यों, क्योंकि हर पार्टिकल एक ही टाइम में एक सर्किल कंप्लीट करेगा। अगर मान लो इस पार्टिकल की बात करें, यहाँ की बात करें यहाँ पे,
इस जगह r डिस्टेंस पे जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ ओमेगा हो जाएगी। ओमेगा फिक्स हो गया तो अलग अलग r के लोकेशन के लिए अलग अलग v हो जाएगी। तो यहाँ जो होगा आपका v वो इंडिपेंडेंट होगा। v क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब किससे इंडिपेंडेंट होगा ये आप जानते हो, ओमेगा से इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि ओमेगा हर पॉइंट का सेम होगा, क्योंकि हर पार्टिकल, जितना भी पार्टिकल इस पर है, इस सर्किल पर है, वो सब का सब पार्टिकल जो है एक टाइम में, एक ही टाइम में एक राउंड कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन लेकिन नीट के लिए अच्छा क्वेश्चन है। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिगर शोज, जो फिगर आपको दिख रहा है, फिगर शोज अ स्मॉल व्हील fixed coaxially on a bigger one of double radius. The system rotates about the common axis. The strings supporting A and B do not slip on wheel if x and y be the distances traveled by A and B in the same time interval then. ये देखिए कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है, बोला ये अगर x डिस्टेंस चलता है, ये y डिस्टेंस चलता है तो क्या होगा। ये इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है। तो अगर मैं ये व्हील बनाऊं और व्हील बनाऊं, अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर कोई एक रोप है, ये रोप मान लो, ये रोप है, ये रोप इस व्हील पे स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो व्हील वाला जो पॉइंट है, ये व्हील वाला जो पॉइंट है और ये जो रोप वाला पॉइंट है, दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, तभी स्लिपिंग नहीं हो रही, नहीं तो स्लिपिंग हो जाती। तो अच्छा, व्हील, अगर ये व्हील है मान लो, तो इस व्हील के किसी इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी आर ओमेगा। इसका मतलब इस रोप की वेलोसिटी भी आर ओमेगा है। ठीक है, अब इसका मतलब इस वाले की वेलोसिटी हो जाएगी, अगर v इधर की तरफ, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2v, क्योंकि इसका रेडियस डबल है, ओमेगा तो फिक्स हो गया। तो ये v होगा तो ये 2v होगा, मतलब अगर ये l लेंथ चलेगा तो ये 2l चलेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। सिंपल कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन हो गया ये। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे दिया गया, अ बॉडी इज रोटेटिंग यूनिफॉर्मली अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस fixed in an inertial frame. The resultant force on a particle by the body not on the axis is, अगर मान लेते हैं एक बॉडी ले लेते हैं, यहां पर ये एक बॉडी है, ऐसे ये एक बॉडी है, रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्मली अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ये इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इस पर एक कोई पॉइंट है बॉडी पे, लेकिन एक्सिस पर नहीं, यहां कहीं है, तो यहाँ पे कहीं है और बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इसका मतलब इस पर जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो केवल सेंट्रीपिटल होगा, वो तो इस तरफ होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो इस एक्सिस को कट करते हुए जाएगा, तो हॉरिजेंटल होगा ऑब्वियस है, चाहे यहाँ का देख लो, चाहे यहाँ का देख लो, यहाँ देखो तो इस सर्किल पे घूमेगा, यहाँ वाला देख रहे हो तो इस सर्किल पे घूमेगा, तो फोर्स रहेगा हॉरिजेंटल और सेंटर से इसको, मतलब इस एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, सेम ही है, मान लीजिए दोनों क्वेश्चन कोई फर्क ही नहीं, जुड़वा है, बस फर्क देखिए क्या है। अब बॉडी इज रोटेटिंग नॉन यूनिफॉर्मली, अब नॉन यूनिफॉर्म हो गया, about a vertical axis fixed in an inertial frame, the resultant force on a particle of the body not on the axis। तो एक्सिस पर बॉडी नहीं है, अगर एक्सिस पर, मतलब एक्सिस पर पार्टिकल नहीं है, अगर ये वाला पार्टिकल जिसकी बात कर रहे हैं अगर एक्सिस पे होता तो इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगता, इसका अपना कोई वेलोसिटी होता, नहीं कोई एक्सेलरेशन होता, लेकिन ये पार्टिकल कहाँ है, इस एक्सिस पे ना होकर कहीं एक्सिस से अलग है। मान लेते हैं यहाँ कहीं है ये पार्टिकल, इस जगह पे है पार्टिकल। अब यहाँ पे ये पार्टिकल है तो इस सर्किल में चल रहा होगा, ये ऐसे इस सर्किल में घूम रहा होगा, ऐसे इस हॉरिजेंटल सर्किल में घूम रहा होगा। इस हॉरिजेंटल सर्किल में घूम रहा होगा तो इसके पास दो एक्सेलरेशन है, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो इस पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मान लेते हैं इस तरफ ही है, और इस पर क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो कि ये इधर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक अंदर पेज के अंदर तरफ है, एक इधर तरफ है, तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा वो कहीं इस तरफ जाएगा, ऐसे कहीं जाएगा, ऐसे चला जाएगा। मतलब ये बॉडी अगर रोटेट कर रही होगी तो जैसे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर, तो टोटल एक्सेलरेशन इस तरफ कहीं जाएगा, तो वो एक्सिस से जाएगा तो हॉरिजॉन्टल में रहेगा, लेकिन एक्सिस से किसी एंगल पर होगा, एक्सिस को कट करता हुआ नहीं जाएगा। एक्सिस कट करेगा जब यहाँ से पास होगा, ये एक्सिस थोड़ा अलग से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल होगा और स्क्यू विद द एक्सिस होगा, मतलब एक्सिस से अलग कहीं जाएगा। अगर मान लेते हैं और बहुत ज़्यादा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है और घूमता चला जाएगा ना, खुद सोचो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कम हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़्यादा हो, तो एक्सेलरेशन बिल्कुल सीधा इसी डायरेक्शन में नहीं होगा लगभग, इसका मतलब क्या है, एक्सिस को कट नहीं करेगा, एक्सिस से किसी एंगल पर होगा। समझ में आ गया होगा, आपको इमेजिन भी हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये नीट में बहुत बार पूछा गया, ये नीट में कई बार पूछा गया, एक नहीं दो तीन बार पूछा गया है, नीट में बहुत पूछा गया है। एफ क्वेश्चन क्या है, लेट एफ बी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर आर एंड टॉर्क टाउ, बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन देन। देखो टॉर्क की वैल्यू होती है आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये आर क्रॉस एफ का मतलब क्या हो गया, अगर मान लेते हैं हमारा ये फोर्स वेक्टर इस तरफ है और पोजीशन वेक्टर हमारा इस तरफ है, तो आर क्रॉस एफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा, ऐसे इन नीचे की तरफ, ऐसे मतलब फोर्स अगर मान लो इधर की तरफ है, पोजीशन वेक्टर इस तरफ है, तो आर क्रॉस एफ इधर नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ये कहने मतलब। अब आप खुद भी देख सकते हैं, ये जो आर टॉर्क है ये इस आर पे भी परपेंडिकुलर है, ये टॉर्क इस एफ पे भी परपेंडिकुलर है, तो आर के साथ टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट और एफ के साथ टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट शून्य आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर बता दे रहा हूँ कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if one of uniform rod of mass m and length L is clamped, the rod lies on horizontal surface and rotate on it about the clamped end at uniform angular velocity omega. The force exerted by the clamp on a rod has a horizontal component. तो अभी क्या है, हमें सारे फोर्स से मतलब नहीं है, लेकिन ये रॉड जो है ऐसे है, ऐसे है, तो ये रॉड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऐसे इस एक्सिस के अबाउट कर रहा है, ऐसे ये इस एक्सिस के और ये ऐसे मान लो घूम रहा है, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसके अलग अलग मास पे अलग अलग सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। मतलब इस जो डीएम मास की अगर हम बात करें, इस डीएम मास पे बात करें, तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ लगेगा, नेट फोर्स एफ नेट इधर ही तो आएगा, डीएफ जो इसको सर्कुलर ट्रैक पर, इस सर्कुलर ट्रैक पर घुमा रहा होगा, इस सर्कुलर ट्रैक पर घुमा रहा होगा, इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा होगा। इस समय ये एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है और इसकी विड्थ कितनी है, dx मान लेते हैं। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, यहां पे अगर हम फोर्स देखें तो ये आएगा df, और इस df की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, ये dm मास हो गया भाई, नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। dm लिखेंगे तो क्या आएगा m/l, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये dm लिखेंगे तो m/l इंटू dx होगा ना, तो ये dx हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा df। अब अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है तो आप इसको, इस रॉड को इंटीग्रेट कर दीजिए, कहाँ से, जीरो से लेके एल तक, तो m/l ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर देते हैं जीरो से एल, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, तो f की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर बाई टू, ये आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना फोर्स लगेगा इस क्लैंप पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे देखिए एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। अ यूनिफॉर्म रॉड इज केप्ट वर्टिकली ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस एट अ पॉइंट O. If it is rotated slightly and released, it falls down on the horizontal surface, the lower end will remain. देखो ये क्या है, ऐसे रॉड है, ये ऐसे रॉड है, ये रॉड है। अब ये रॉड अगर गिर रही है, यहाँ पर ये रॉड अगर गिर रही है, तो पहले बात देखो, इस पर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है क्या, नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है, तो चेंज इन मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शून्य होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी। वी इनिशियल एक्स डायरेक्शन में, वी फाइनल एक्स डायरेक्शन में क्या रहेगा, सेम रहेगा, और ये क्या है, जीरो है। मतलब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी सब जीरो का जीरो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन जीरो। लेकिन किसकी बात हो रही है, ये सेंटर ऑफ मास की, सेंटर की बात हो रही है, सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, तो ये सब कुछ सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, मतलब सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सेंटर मास कहाँ है, इसका सेंटर मास बीचों बीच में है, अभी यहाँ है। तो जब ये रॉड गिर जाएगी, जब ये रॉड ऐसे फ्लैट होकर गिर जाएगी, ऐसे में बना रॉड ऐसे हो जाएगी, तो ये जो बॉटम वाला पॉइंट है ये ऐसे इधर खिसक जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब अभी भी सेंटर ऑफ मास इसका यहीं का यहीं रहेगा। वर्टिकली सेंटर ऑफ मास खिसक गया, वर्टिकली सेंटर ऑफ मास इतना नीचे आ गया, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी लग रहा था, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं हुआ, तो सेंटर ऑफ मास इसका किधर चला गया, बीच में l/2 में था, तो ये वाला एंड इधर चला गया, l/2 डिस्टेंस यहाँ चला गया, ये l/2 आ जाएगा। हाँ, अगर फ्रिक्शन वगैरह होता तो डिफरेंट बात होती, तो कुछ और सिनेरियो होता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ सर्कुलर डिस्क x of radius r is made from an iron plate of thickness t, and another circular disc of b of radius 4r is made of an iron plate of thickness t by 4. Then the relation between moment of inertia। तो एक काम करते हैं, मैं एक इन जनरल एक्सप्रेशन जरा डिराइव करता हूँ। ठीक है, डिस्क ले लेते हैं, ये डिस्क है, इसका मैं एक्सप्रेशन डिराइव करता हूँ। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान लेते हैं इसके अबाउट। ठीक है, इसके अबाउट। अब एक बात देखो, इसका मास लिखेंगे और आर स्क्वायर लिखेंगे बाई 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मास लिखने जाओ तो क्या लिखोगे, इसका मास लिखने जाओ तो डेंसिटी लिखोगे, पाई आर स्क्वायर लिखोगे, इनटू थिकनेस करोगे तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। सो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, रो पाई आर की पावर 4 टी बाई 2। मोटा मोटा कहने का मतलब है आर और टी पे डिपेंड करता है, जिसका आर टी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, आर की पावर 4 और टी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो यहाँ रेडियस क्या है, इसका रेडियस आर है, इसकी थिकनेस टी है, इसका रेडियस क्या है 4r है और इसकी थिकनेस टी बाई 4 है। तो इसका मतलब 4 बार तो 64 हो गया, 64 डिवाइड बाई 4 16 टाइम ज़्यादा होगा। तो आई बी जो है वो 16 टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा। 16 टाइम होगा नहीं, ये हो जाएगा आर पावर 3 टाइम्स, आर पावर मतलब 4 पावर 3 टाइम्स, 4 4 16 चौको 64, 64 टाइम्स हो जाएगा ये, क्योंकि थिकनेस इसकी 1/4 हो गई, रेडियस इसकी 4 टाइम हो गई, है ना। तो ये आ जाएगा 64 टाइम्स ऑफ आई ए हो जाएगी आई बी। ये तो मतलब आई बी की वैल्यू ज़्यादा होगी आई ए से। तो ये आपका आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, गलत लिखा है, इसको सी कर दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, यहां पर इक्वल टॉर्क लग रहा है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से यहां पे बोला गया इक्वल टॉर्क लग रहा है। अब बोला गया है रिम वाले पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, टॉर्क इज इक्वल टॉर्क इनटू टाइम, टॉर्क इनटू टाइम इंटरवल जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, टॉर्क इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था, फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो आई ओमेगा हो जाएगा। ये टॉर्क इनटू टाइम हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये तो दोनों पे बराबर हो गया, तो आई वन ओमेगा 1 आई ए ओमेगा ए इज इक्वल टू आई बी ओमेगा बी हो जाएगा। आपको पता है आई बी की जो वैल्यू है वो 64 टाइम्स ऑफ आई ए है। तो ये पक्का हो गया कि जो ओमेगा बी है वो ओमेगा ओमेगा जो बी है वो ओमेगा ए से कम होगा, ओमेगा ए ज़्यादा होगा। तो ये हो जाएगा 64 टाइम्स कम। समझ में आया, ये आएगा। अब v इज इक्वल टू लिखते हो आर ओमेगा, तो वी वी इज इक्वल टू लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, वी वी इज इक्वल टू हो जाएगा आर। ठीक है, आर इसका कितना दिया है, आर दिया है, ओमेगा बी, ये लिखा जाएगा। अब इसको अगर हम लिखें तो आर ओमेगा बी की वैल्यू लिखोगे, ओमेगा बी कर दोगे, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा ए बाई 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा वी बी, ये वी बी आएगा। और वी ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी ए जब लिखेंगे वो लिखेंगे 4r, 4r रेडियस है, सॉरी यहाँ पे 4r करना चाहिए था हमें, हमने r ही किया, 4r करते तो ये 16 हो जाता, यहाँ पे 16 आ जाएगा, गलत कर रहे थे हम ना ऐसे। ये अब यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v लिखेंगे आर ओमेगा लिखेंगे, तो v हमारा पास ये पता है ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, और ओमेगा ए रहेगा। अब आप खुद देख सकते हैं कौन ज़्यादा है, वी ए ज़्यादा है, किससे, बी वी से ज़्यादा है। ठीक है, तो वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बी से ज़्यादा होगी, वी ए ये है और वी बी ये है। सिंपल क्वेश्चन है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अ क्लोज सिलेंड्रिकल ट्यूब कंटेनिंग सम वाटर not filled entire tube lies in a horizontal plane. The tube is rotated about a perpendicular bisector. The moment of inertia of the water. देखो अभी क्या ये ट्यूब ऐसे है मान लो, अब इसके अबाउट अगर हम घुमाएंगे, इसको ऐसे से घुमाएंगे तो पूरा भरा हुआ तो था नहीं, तो पूरा भरा हुआ नहीं, तो जो पानी है वो क्या इधर ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा ऐसे से, यहाँ पे रहेगा ऐसे रहेगा, तो सारा सारा पानी दूर दूर रहेगा। जब मास दूर दूर हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा,
ज्यादा हो जाएगा। मास अगर मान लो घूमता नहीं तो मास पूरे में फैला होता, अगर ये घूमता नहीं तो मास यहाँ पूरे में फैला होता, ऐसे ऐसे फैला होता, ऐसे ऐसे फैला होता। लेकिन घूम रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये दूर दूर हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये क्लॉकवाइज घूमे एंटी क्लॉकवाइज घूमे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर थ्रू द सेंटर। तो ये एक लाइन, एक सर्किल है, ये सेमी सर्किल है यहाँ पर, इसके सेंटर, ये सेंटर से लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक बात पता है, इस जगह इस मास का इसके अबाउट निकालना, तो यहाँ से सारा मास r डिस्टेंस पे ही तो है, सारा का सारा मास r डिस्टेंस पर ही है। तो क्या आ जाएगा, m r स्क्वायर, कुछ सोचना ही नहीं है। इससे इस जगह से सारा मास r, तो डी एम आर स्क्वायर डी एम आर स्क्वायर डी एम आर स्क्वायर डी एम आर स्क्वायर, क्या जाएगा एम आर स्क्वायर। ये अब अगर इसी में मैं बताऊं, अगर ये पिज्जा होता, ये पिज्जा होता, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इसके अबाउट देखता तो एम आर स्क्वायर बाई टू आता। और अगर मैं बोलता ये पिज्जा का एक सेक्शन है ऐसे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होता तो क्या जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतने सेक्शन का मास लिखिए आप एम डैश, ठीक है। तो एम डैश आर स्क्वायर बाई टू, और इसका पूरे क्या था, यहाँ पे पूरे का मास लिखते आर स्क्वायर बाई टू। मतलब इसके पैटर्न में जिसका आएगा कोफिशिएंट हाफ ही आएगा। बस अगर पूरे का मास है तो पूरा मास लिखो, क्वार्टर का मास है क्वार्टर का लिखो, एक सेक्शन का मास है तो सेक्शन का लिखो, समझ रहे हो ना। हाफ कोफिशिएंट आ रहा था इसमें भी, पूरे वाले में पूरे, यहाँ भी हाफ आएगा, बस मास का फैक्टर आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी पैटर्न वही रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, let I1 and I2 be the moment of inertia of the two bodies of identical geometrical shape. The first made of aluminium and second of iron. Obvious आपको पता है आयरन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, किससे, एल्यूमिनियम से, लगभग लगभग 2.5 से 3 3.5 गुना ज़्यादा होता है, लगभग ऐसा बोल रहे हैं। तो आयरन की डेंसिटी ज़्यादा तो आयरन का मास ज़्यादा होगा, आयरन का मास ज़्यादा है तो आयरन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन देखिए था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी हैविंग इट्स सेंटर ऑफ मास एट ओरिजिन हैज थ्री ऑफ इट्स पार्टिकल एट दिस एंड दिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्स वाई एंड एक्स वाई आर इतना दे रखा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। तो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट पता है, जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो ये बताया गया इस बॉडी के 3 पार्टिकल यहाँ हैं, तो 3 पार्टिकल से थोड़ी ना पूरी बॉडी का शेप पता चल जाएगा, साइज पता चल जाएगा, लैमिनर है, 2D है, 3D है, क्या है, कुछ पता तो चल नहीं रहा है, तो इससे शेप भी नहीं पता चल रहा है, तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे गलत कर देते, बोलते ये वाला आंसर हो जाएगा, उनको लगता है लैमिनर बॉडी है, लेकिन लैमिनर नहीं है। क्यों, इसका एक एंड यहाँ है, एक एंड यहाँ पर, एक एंड जेड एक्सिस पर है, तो कैसे लैमिनर बॉडी हो सकता है, मतलब लेयर्ड बॉडी नहीं हो सकता, 2D बॉडी नहीं हो सकता, 3D में रहा होगा, तो फिर ये मत लिख देना, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, समझ आए, यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे तो आ ही गया। यहाँ पे क्या दिया है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका मास m है और एक साइड लेंथ आपको दे रखी, इसका साइड लेंथ a है और इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, थीटा इंक्लाइन प्लेन है, यूनिफॉर्म स्पीड जो है जा रहा है, फाइंड द टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया कि इक्विलिब्रियम में, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में जा रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे लगेगा क्या, एम जी साइन थीटा, यहाँ पे लगेगा, किधर लगेगा, बिल्कुल प्लेन के पैरेलल लगेगा, इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, यहाँ पे आएगा एम जी साइन थीटा, ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा, यहाँ लगेगा, ये जस्ट पलटने वाले टाइप में ही होगा, तो यहाँ से नॉर्मल जा रहा होगा ऐसे, और एम जी कॉस थीटा यहाँ पे लगेगा, ये एम जी आएगा, ये आएगा कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन, इधर लग जाएगा फ्रिक्शन। तो यहाँ पे इतनी बात हो रही होगी। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड जा रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो एम जी कॉस थीटा के, एम जी साइन थीटा के है बराबर, और ये रोटेट भी नहीं कर रहा, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लेंगे अगर हम, तो ये नॉर्मल का टॉर्क इस तरफ आएगा और ये फ्रिक्शन का टॉर्क इस तरफ आएगा, और किसी का टॉर्क रहेगा नहीं, तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस्ड बाई टॉर्क ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या लिखा जाएगा,
फ्रिक्शन का टॉर्क लिखोगे तो ये आएगा F इंटू ए बाई टू। एफ कितना है, mg साइन थीटा ए बाई टू। सिंपल सी बात हो गई, क्लियर है। तो नॉर्मल का टॉर्क जो है फ्रिक्शन के टॉर्क के बराबर होगा, तभी इक्विलिब्रियम में चल रहा है। तो जो नॉर्मल का टॉर्क होगा वही फ्रिक्शन का टॉर्क होगा। अब अपना फ्रिक्शन का टॉर्क तुम देख लो कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा फोर्स लग रहा है, ए बाई टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। Two particles having mass small m each are now attached diametrically opposite points ends of the ring. The angular speed of the ring will become। देखो यहाँ पे किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है और उसके साथ साथ कोई टॉर्क भी नहीं है। तो जब टॉर्क नहीं है तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज भी नहीं होगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम पहले था वही एंगुलर मोमेंटम बाद में भी रहेगा। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। ये रिंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और ये रिंग अब ओमेगा डैश से घूमेगा। कब, जब हम यहाँ पे दो मास लगा देंगे तब। ये नीट के लिए और आपका जो ये जी मेंस है उसके लिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले का एंगुलर मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। आई की वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर। एम यहाँ कैपिटल लिखा जाएगा, मैंने स्मॉल लिख दिया है। तो एम कैपिटल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। आर मैंने कैपिटल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, पहली बात तो कैपिटल एम आर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों मास का हो जाएगा एम आर स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इसका बाद का। दोनों को बराबर कर देते हैं। जैसे हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये आएगा एम कैपिटल एम ओमेगा डिवाइड बाई कैपिटल एम डिवाइड बाई 2m। तो यही ऑप्शन आ गया। देखो इन दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम पहले होगा वही एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, बाद में होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, अ पर्सन सिटिंग फर्मली ओवर रोटेटिंग स्टूल हैज हिज आर्म्स स्ट्रेच्ड। इफ ही फोल्ड्स हिज आर्म हिज एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये कई सारे लोगों ने लाइव क्लास में अपने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया है कि जब ये हाथ को फैला के रखते हैं, हाथ को रोक के रखते हैं, तो इनकी स्पीड में कुछ चेंज वो दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है। तो वहां पे वो लोग बताते हैं, जो समझाते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, तो आई ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो अभी आई ज़्यादा है क्योंकि हाथ फैला खड़ा है, अब आई कम हो गया क्योंकि हाथ पास पास में आ गया, तो आई कम हो जाएगा। तो आई कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ऐसा वो दिखाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जरा सोच के देखो, ये बोला गया इस पर फर्मली बैठा है, मतलब यहाँ बिल्कुल चिपक के बैठा है। जब ये चिपक के बैठ रहा होगा तो क्या होगा, जरा देखिए जरा, ये जमीन वमीन पे भी रखा है अपना। तो जैसे ही ये अपना हाथ फोल्ड करेगा इसका ओमेगा बढ़ना चाहेगा, ओमेगा बढ़ना चाहेगा इस आदमी का, मतलब इस जगह पे रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, मतलब इस आदमी पर एक टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा जो इसके जो ओमेगा बढ़ रहे हैं इसको बढ़ने नहीं देगा। तो अब क्या है, यहाँ पे टॉर्क नॉन जीरो हो गया, इस आदमी पर टॉर्क लगने लग गया। टॉर्क लगने लग गया इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अब कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब क्या करेगा टॉर्क, इसके एंगुलर मोमेंटम घटाना चाहेगा तो एंगुलर मोमेंटम घटेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है, जब ये हवा में बैठा होता, पकड़ के नहीं रहता किसी चीज को, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, और उस केस में घूम रहा होता तो हाथ फैलाता या सिकोड़ता, उन दोनों केसेस में एंगुलर मोमेंटम सेम होता, अकॉर्डिंगली एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती। समझ में आया। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जल्दी जल्दी में लोग गलत कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, center of a wheel rolling on a plane surface moves with a speed v naught. A particle on a rim of the wheel at the same level as the center will be moving at a speed। तो इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो ये रोल कर रहा है, इसका मतलब ये ऐसे घूम रहा होगा, तो ये आगे भी जा रहा होगा। अब ये फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है, इसका मतलब v की वैल्यू किसके बराबर है, आर ओमेगा के बराबर है। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी होंगी, एक इधर v होगी, इधर एक आर ओमेगा होगा। आर ओमेगा को ही हम v बोलते हैं, तो ये दोनों v मिला के क्या बन जाएंगे, √2v बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो √2v आ जाएगी। फिक्स्ड सरफेस पे रोटेट कर रहा है, मतलब रोल कर रहा है, इस वजह से ये v इक्वल टू आर ओमेगा है, नहीं तो फिर डिफरेंट सिचुएशन होती, डिफरेंट केस होता, उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर,
A wheel of radius 20 centimeter is pushed to move it on rough horizontal surface. It is found to move through a distance of 60 centimeter on the road during the time it completes one revolution about the center. Assume that the linear and angular acceleration are uniform, मतलब constant है. The friction force acting on a wheel by the surfaces. तो आप पता करें प्योर रोल कर रहा है या इम्प्योर रोल कर रहा है, मतलब प्योर रोलिंग है या नहीं है, कहने मतलब ये है. तो ये इसका मतलब ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है. ठीक है. तो अगर इसकी रेडियस 20 है तो अगर ये प्योर रोल करता तो एक रेवोल्यूशन में जो लेंथ चलता वो 2πr चलता. अगर प्योर रोल करता, रोटेट करता, तो मतलब एक डिस्टेंस में, एक रोल में 2πr डिस्टेंस चलता. तो 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू लगभग 3.14 होगी, रेडियस की वैल्यू हमारी दे रखी है 20 सेंटीमीटर. तो ये कितना आएगा, 3 2 6, 120 के करीब आता. जबकि ये डिस्टेंस 120 नहीं चलता, कम डिस्टेंस चलता है. मतलब एक रोटेशन में ये डिस्टेंस कम चलता है, मतलब घूम तेज तेज रहा है, आगे बढ़ धीरे धीरे रहा है. मतलब ये वाला पॉइंट तेज ये से घूम रहा है बहुत जल्दी जल्दी, घूम बहुत जल्दी जल्दी रहा है, ये पॉइंट आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है. इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है इसका आर ओमेगा इधर की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि ओमेगा ज्यादा है लेकिन इसकी वेलोसिटी कम है. तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि घूम ज्यादा तेज तेज रहा है, वेलोसिटी इसकी कम है. अब आर ओमेगा ज्यादा है और वी है हमारा कम, तो इस वाले पॉइंट की टेंडेंसी भागने की किधर है, पीछे. तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा. ये बात है. तो अलोंग द वेलोसिटी ऑफ द व्हील, व्हील की वेलोसिटी किधर है, आगे की तरफ है. ठीक है. व्हील की वेलोसिटी मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी. व्हील की वेलोसिटी मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बोली जाएगी. तो अलोंग द सेंटर ऑफ मास या अलोंग द व्हील वेलोसिटी क्या लगेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इंजन and hence the wheel of a scooter is proportional to the petrol input per second. The scooter is moving on a frictionless road with uniform velocity. The petrol input is increased by 10%. The linear velocity of the scooter is increased by. तो बताओ व्हील जो है ना, ये व्हील जो स्कूटर का व्हील होगा वो इंजन से लगा होगा. अब जितना ज़्यादा आप इंजन में पेट्रोल डालोगे उतनी जल्दी जल्दी ये एक्सल घूमेगा, उतनी जल्दी जल्दी ये व्हील घूमेगा. ठीक है. अगर व्हील को हवा में टांग दो तो क्या चलेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं. स्कूटर को झुका दो या कहीं लगा टांग दो या जैक पे लगा दो, चलाओ, तो पहिया नाचने से क्या है, इंजन घूमेगा. इंजन घूमेगा तो पहिया नाचेगा. जितना ज्यादा आप पेट्रोल डालोगे उसके मतलब इंजन में उतना तेज पहिया घूमेगा, जितना तेज पहिया एक्सल घूमेगा उतना तेज पहिया घूमेगा. लेकिन आगे आगे नहीं जाएगा. आगे कब जाएगा, जब इसको रोड पे टच कराओगे तब. रोड पे टच कराओगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसको रोड पे टच कराएंगे तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा किधर, आगे तरफ. क्यों, ये वाला पॉइंट जा रहा है पीछे की तरफ, घूम रहा है तो ये पॉइंट पीछे की तरफ जा रहा है. और वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिसाइड होगा. मतलब फ्रिक्शन डायरेक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मोशन या रिलेटिव मोशन के हिसाब से डिसाइड होगा. रिलेटिव मोशन बोले ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो रिलेटिव मोशन इसकी किधर, पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन लगेगा सर आगे की तरफ. तो फ्रिक्शन से चलेगा. ठीक है. तो आप गाड़ी में तेल कितना भी डालो, फ्रिक्शन जो जमीन से लगेगा वो तो फिक्स है, कितना, म्यू एम जी. ठीक है. तो म्यू एम जी फ्रिक्शन लगेगा. म्यू एम जी फ्रिक्शन की वजह से ये एक्सेलरेट होगा. तो आप फ्रिक्शन लेस सरफेस हो गया तो फ्रिक्शन है नहीं. फ्रिक्शन है नहीं तो तुम चाहे जितना तेज पहिया नचाओ ये एक्सेलरेट नहीं होगा. जिस वेलोसिटी से पहले चल रहा था उसी वेलोसिटी से चलेगा. तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर. अ सॉलिड स्फीयर, अ हॉलो स्फीयर, अ डिस्क, all having same mass and radius are placed at a top of smooth and release. ठीक है, शब्द का ध्यान रखना. least time will be taken in reaching the bottom. देखो यहाँ पे किसी तरह कोई फ्रिक्शन नहीं है. फ्रिक्शन नहीं है तो ये रोल नहीं करेगा, क्योंकि कोई इसको अगर इंक्लाइन प्लेन पे किसी बॉडी को रख देते हैं और फ्रिक्शन नहीं है तो इस पर केवल एम जी साइन थीटा ही तो लगेगा. एम जी साइन थीटा ही लगेगा इस तरफ. बाकी मैं कोई फोर्स डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. तो इसकी वजह से टॉर्क तो आएगा. जब टॉर्क नहीं आएगा तो इसको एंगुलर एक्सेलरेशन कौन देगा, तो रोल कौन कराएगा, तो रोल नहीं करेगा. तो इस पर क्या लगेगा, इधर की तरफ केवल एक एक्सेलरेशन लगेगा, जी साइन थीटा लगेगा. ठीक है. और जी साइन थीटा केवल इस इंक्लिनेशन पे डिपेंड करता है और अर्थ के सरफेस और किसी चीज़ पे डिपेंड करता नहीं. तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना इस लेंथ हो, ये जो लेंथ होगी इसकी इंक्लाइन प्लेन की, 12 डिवाइड बाई जी साइन थीटा. तो वो चाहे रिंग लेके आओ, चाहे डिस्क लेके आओ, चाहे स्फीयर लेके आओ, चाहे जो लेके आओ, सब के सब एक साथ आएंगे और एक ही समय पर आएंगे, एक ही वेलोसिटी से आएंगे. ठीक है. वेलोसिटी से आएंगे क्या, नहीं, उसके चक्कर में मत फंसना भी.
फंस सकते हो, एक ही वेलोसिटी से भी आएंगे। कब तक? जब तक ये स्मूथ है तब तक। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन होगा तो एक समय पर एक वेलोसिटी से आएंगे। ठीक, समझ में आया? क्यों? क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई इसको रोल कराने वाला नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता लग रहा है ना। A solid sphere, hollow sphere, disk, all having same mass and radius, placed at the top of inclined plane and release the friction coefficient between the object and the inclined are same and not sufficient to allow pure rolling. रोलिंग नहीं करा रहे हैं लेकिन है फ्रिक्शन। अब क्या मतलब हुआ? अब मतलब ये हुआ कि इंक्लाइन प्लेन पर रखे हैं तो फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब स्लिपिंग हो रही है। जब स्लिपिंग हो ही रही है तो यहां पे लगेगा mg sin थीटा, ठीक है, और इधर लगेगा क्या? म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो ये सब आपको पता है इसलिए मैं फटाफट ऐसे लिख देता हूँ, म्यू एम जी कॉस थीटा लगेगा। तो इस पर जो नेट एक्सेलरेशन आएगा, जो नेट एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा हो जाएगी। क्या जो ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है यहाँ पर, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी तरीके से इनके मास पे डिपेंड कर रही है? नहीं। क्या इनके रेडियस पे डिपेंड कर रही है? नहीं। क्या इनके शेप पे डिपेंड कर रही है? नहीं। क्या इनके साइज पे डिपेंड कर रही है? नहीं। किस पे डिपेंड कर रही है? इंक्लिनेशन पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रही है, वो तो सेम है। तो इनका एक्सेलरेशन हो गया सेम। और टाइम अभी आपने निकाला था, टी इज इक्वल टू क्या निकाला था? 12/a। तो इनका टाइम क्या हो जाएगा? 12/a। इनका टाइम भी सेम रहेगा। इनका ए सेम है, टाइम सेम है, तो इनकी स्पीड भी सेम होगी, इनकी लीनियर स्पीड भी सेम होगी। सेम टाइम में सेम स्पीड से सबके सब नीचे आएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो टाइम क्या लगेगा? सेम लगेगा। क्लियर हो गया? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो इसी से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। अब आप यहां पे बोला गया प्रीवियस क्वेश्चन में किसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो हमने आपको बताया टाइम सेम। क्यों? क्योंकि सब पे लगने वाला फ्रिक्शन सेम, फ्रिक्शन सेम, टाइम सेम, टाइम सेम, एक्सेलरेशन भी सेम, इसीलिए वेलोसिटी भी सेम। तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी भी सेम? नहीं। क्यों? आइए बताते हैं। काइनेटिक एनर्जी में दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी? हाफ एम बी स्क्वायर वाली होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी ये वाली, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो आप? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखोगे। लेकिन इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को। कैसे और क्यों? हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे। देखो यहाँ पर फ्रिक्शन सेम है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे पीछे, तो इस फ्रिक्शन का टॉर्क जो आएगा वो टॉर्क की वैल्यू आएगी एफ आर। तो टॉर्क की वैल्यू होगी एफ आर, टॉर्क भी सेम होगा। टॉर्क सेम, तो अब यहाँ पे जो टॉर्क सेम लग रहा है तो टॉर्क का टाइम से प्रोडक्ट देगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम बोल देते हैं एल मान लो। तो एल की वैल्यू जाएगी टॉर्क इंटू टाइम, टॉर्क सब पे सेम, टाइम भी सबका सेम, तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज भी सबका सेम, इसलिए मैं इसको एल के फॉर्म में लिखता हूँ, एल स्क्वायर बाई टू आई कर देता हूँ। जैसे पी स्क्वायर बाई टू एम करते हैं वैसे एल स्क्वायर बाई टू आई हो जाएगा। तो एल सबका सेम हो गया, तो ये वाला पोर्शन सबका सेम, एल सबका सेम, जिसका आई ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम। आई ज्यादा होता है हॉलो, 2/3 का कोफिशिएंट आता है यहाँ पे, 2/5 का कोफिशिएंट आता है यहाँ, 1/2 का कोफिशिएंट आता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम नहीं होगी। और एक बात ध्यान रख लो, काइनेटिक एनर्जी जब भी कभी रोटेशन में बोलेगा तो तुम समझना टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांसलेशन है, ये रोटेशन है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 23, 24, 25 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्रिक्शन सेम, टाइम सेम, एक्सेलरेशन सेम, वेलोसिटी सेम, टॉर्क सेम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम सेम, ध्यान रखना। लेकिन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी सेम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको आप अच्छे से देख भी लो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, ये लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है? अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज रैप्ड सेवरल टाइम्स अराउंड अ सिलेंडर केप्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अ मैन स्टैंडिंग at a distance L from the cylinder holds one end of the string and pulls the cylinder towards him. There is no slipping anywhere. Length of string passed through the hand of the man while the cylinder reaches his hand is. तो आप एक बात देखिए, ये ऐसे है, रोल कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ओमेगा भी होगा, ठीक है, और एक वी भी होगा। प्योर रोल कर रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी 0, इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी 2v।
तो पूरी बॉडी चल रही होगी v वेलोसिटी से, लेकिन ये पॉइंट चल रहा होगा 2v वेलोसिटी से। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक व्हील बना दूँ और ये बोलूँ ऐसे घूम रहा है, तो इसके ऊपर कोई रस्सी पड़ी है, ये इसके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही, तो अगर ये पॉइंट हमें पता है 2v से चलता है, ये वाला पॉइंट भी हमारा किससे चलेगा, 2v से चलेगा, है ना। मतलब सेंटर हमारा अगर एल डिस्टेंस जाएगा तो ये 2l डिस्टेंस जाएगा। ऑब्वियसली ये व्हील जो है पूरा यहाँ तक पहुँचने में एल डिस्टेंस चला होगा, तो ये रस्सी खुलने में कितना चला होगा, 2l। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव 1। अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव 2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ प्योरली रोटेटिंग बॉडी। प्योरली रोटेटिंग बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से जाता है। जैसे आप फैन ले लो, फैन जो है कहाँ के अबाउट घूमता है, एक एक्सिस जो होती है, जैसे ये मान लेते हैं हम गोल सा फैन ले लिए हैं, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, इसका एक्सिस इसी से जाता है, फैन के सेंटर से पास होता है, बिल्कुल पास होता है। लेकिन अगर मान लो कोई बॉडी ऐसे ले लो, कोई ऐसे रैंडम बॉडी ले लो, यहाँ के अबाउट घूम रही हो, तो जैसे आपका हाथ वाला पंखा होता है, तो उसका एक्सिस बॉडी के कोई सेंटर से जाने की कोई जरूरत तो है नहीं, किनारे से कहीं बॉडी के किसी पॉइंट से जाता है। अगर मान लो ये पत्थर होता है, ये एक स्टोन होता, इस स्टोन को हम लेते और यहाँ एक रस्सी से बांध देते, फिर इसको ऐसे से घुमाते, तो एक्सिस देखो बॉडी से नहीं कहीं अलग से जा रही है। तो एक्सिस जो है कहीं से भी पास हो सकती है प्योर रोटेटिंग बॉडी की, ठीक है। मे पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, या फिर मे पास थ्रू अ पार्टिकल ऑफ बॉडी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में भी हमने किया था स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। यहां पे दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग प्री इक्वेशंस इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। देखिए L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, ये तो सदैव वैलिड है किसी में भी देखिए। लेकिन ये जो न्यूटन्स की जो इक्वेशन है रोटेशन के लिए, जिसमें dl बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क आता है, ये तो केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है, जिसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, उस फ्रेम के लिए ही खाली ये वैलिड है, सबके लिए वैलिड नहीं है। इसका मतलब ए तो ट्रू है लेकिन बी फॉल्स है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा किस सेंस में है मैं बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन नीट में और जेई मेंस में बहुत पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक प्रॉपर क्वेश्चन के फॉर्म में भी करके पूछा गया, और इस तरह से जैसे दिया है थ्योरी में वैसे ही पूछा गया। कोई बोलता है एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, स्पीड नहीं, इस बात का ध्यान रखना। स्पीड अगर यूनिफॉर्म होता तो डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल सकता था, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म बोला है, मतलब डायरेक्शन फिक्स रहेगा। पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। वैसे भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन पे ऐसे चल रहा है, इसकी वेलोसिटी इस समय ऐसे है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम अगर हम ओ के अबाउट देखें, तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखी जाती है, मास लिखा जाता है, वेलोसिटी लिखी जाती है, और उस पर जिस पॉइंट के अबाउट देखते हैं वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाती है इस वेलोसिटी को प्रोड्यूस करके। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं आर के बराबर है, ये इतना आर के बराबर है, तो एंगुलर मोमेंटम आएगा एम वी आर। अब पार्टिकल चाहे यहाँ हो, डिस्टेंस इसकी बदलती रहेगी, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फिक्स रहेगी, तो एम वी आर ही आएगा ओ के अबाउट। लेकिन ओ डैश के अबाउट क्या आएगा, ओ डैश के अबाउट, ये ओ डैश पॉइंट है, ओ डैश के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा ही जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि ओ डैश के अबाउट कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलने वाली है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, इसलिए ओ डैश के अबाउट शून्य आएगा। तो ऑलवेज जीरो गलत बात है। इज जीरो अबाउट अ पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है। इज नॉट जीरो अबाउट अ पॉइंट अवे फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। मतलब इस पॉइंट के अबाउट, 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 ठीक है। अबाउट एनी गिवन पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट ही तो आएगा, मास वेलोसिटी में चेंज हो नहीं रहा, तो आर फिक्स है तो सेम ही आएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी, कोई एक नॉन रिजिड बॉडी है, इस पे कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी लेते हैं, इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो फोर्स जीरो हो गया इस पर, नॉन रिजिड है पहली बात, तो इस पर टॉर्क की बात हम कर रहे हैं, क्या जीरो हो गया। तो जब टॉर्क नहीं, फोर्स नहीं, तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और लीनियर मोमेंटम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नॉन रिजिड, इस बात का ध्यान रखना। तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा और लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगी, जैसे एक बॉम्ब है, ये बॉम्ब रखा था, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, ब्लास्ट कर गया, तो इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो सब टुकड़े इधर उधर जा रहे होंगे ना, रैंडम वेलोसिटी से जा रहे होंगे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, तो इनकी वेलोसिटी तो होंगी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ था, लेकिन इसके फ्रेगमेंट हो गए, दूर दूर हो गए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बदल सकता है, ये दोनों चीजें बदल सकती हैं, ठीक है। तो ए और बी हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, अगर किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने की गारंटी आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, लेट आई ए एंड आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट टू एक्सिस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। द एक्सिस ए
passes through the center of mass of the body and B does not। तो बोला है ऐसे केस के लिए आई बी बड़ा होगा आई ए से, या फिर आई बी बड़ा होगा आई ए से जब एक्सिस पैरेलल होंगी या पैरेलल एक्सिस होंगी तो आई बी बड़ा होगा आई ए से। इन सब बातों के बारे में बताना है। इन सब बातों के लिए क्या है, सबसे बढ़िया तो ये एक रिंग एज्यूम करते हैं भाई। ये एक रिंग है, मान लीजिए ये एक रिंग है। अगर इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बोलूं कि इस एक्सिस के अबाउट लिखते हैं तो आपको पता है कि एम आर स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मान लेते हैं इस वाली एक्सिस को हम ए मान लेते हैं, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, आई ए जो आएगा वो एम आर स्क्वायर आ जाएगा। एग्री करते हैं आप। अगर मैं बोलूं कि ये एक एक्सिस है जो सेंटर से तो नहीं पास हो रही लेकिन कुछ अलग से पास हो रही है, एक्स डिस्टेंस की दूरी से पास हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, अलोंग द प्लेन है, ये वाली एक्सिस बी हो गई। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो आएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, क्योंकि पैरेलल टू द प्लेन है, प्लस एम एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, आर बाई रूट टू होती है एक्स की वैल्यू, तब जाके एम आर स्क्वायर होता है, जबकि मैंने बहुत कम लिया है। तो इस केस में आई बी तो छोटा हो गया आई ए से, इसका मतलब ये बात गलत हो गई। कोई जरूरी नहीं कि आई बी बड़ा ही हो आई ए से, तो ये बात हमारी क्या हो गई यहाँ पे, गलत हो गई। अब दूसरी सिचुएशन के लिए देखिए क्या करें, आई बी बड़ा होगा आई ए से जब एक्सेस पैरेलल होंगी। बोल रहे हैं आई बी बड़ा होगा आई ए से जब एक्सेस पैरेलल होंगी। तो इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आई बी बड़ा है आई ए से, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होगा यहाँ पर जी, ठीक है। अब ये इस केस में बोल रहे हैं आई बी बड़ा है आई ए से। अगर आई बी बड़ा है आई ए से तो एक्सेस पैरेलल होंगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ये वाली एक्सिस मेरी क्या है, बी वाली एक्सिस है, और ये वाली हमारी ए वाली एक्सिस, ये वाली मतलब हमारी एक्सिस ये वाली थी, ए वाली एक्सिस थी। अब अगर हम यहाँ अभी आई ए लिखेंगे तो यही आएगा, आई बी लिखेंगे तो यहाँ एक्स के यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इस केस में क्या आएगा, आर हो जाएगा। तो ये तो आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर। आई बी तो बड़ा है आई ए से, आई बी तो बड़ा है आई ए से, लेकिन क्या एक्सेस पैरेलल है, ये कह रहे हैं आई बी बड़ा है आई ए से तो एक्सेस पैरेलल होंगी, लेकिन यहाँ तो एक्सेस पैरेलल नहीं है, फिर भी आई बी बड़ा आई ए से। गलत बात हो गई। इस स्टेटमेंट बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चे। अगर एक्सिस पैरेलल हैं तो आई बी बड़ा होगा आई ए से, लेकिन अगर आई बी बड़ा है से तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि एक्सिस पैरेलल ही हो। क्यों, अब देखिए क्यों। अब मान लेते हैं कि हमारी एक्सिस बी ये वाली एक्सिस है, कहाँ पे, यहां से पास हो रही है, ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों पैरेलल है, ये बी वाली एक्सिस है। इस केस में अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो आई बी जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर। अब आप खुद भी देख सकते हैं कि आई बी बड़ा है आई ए से, और हमेशा ही बड़ा रहेगा। अगर आप दो पैरेलल एक्सिस की बात करें, एक एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास से पास जा रही है तो सेंटर ऑफ मास से जो पास होकर जा रही होगी एक्सिस, उससे हमेशा बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी जो बाकी एक्सिस जो उसके पैरेलल होंगी, जो अलग पॉइंट जा रही हैं, जैसे ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, इन सब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस वाली से तो बड़ा ही आएगा। इसका मतलब ये वाली बात सही है। इफ एक्सेस आर नॉट पैरेलल, अब एक्सेस पैरेलल नहीं है तो ये होगा, इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना है। क्यों, अभी आप बाकी सिचुएशन में जैसे देखें वैसे ही उसका आगे का भी देख सकते हैं। कैसे, अगर आई ए बड़ा कर दें हम, अब उल्टा कर दो, मान लेते हैं इस वाली एक्सिस का नाम हम ए रख देते हैं, इस वाली एक्सिस का नाम हम बोल देते हैं ए है, या ऐसे कर देते हैं, छोड़िए, इस एक्सिस का नाम ऐसे, इस एक्सिस का नाम ए कर देते हैं, ठीक, और इस एक्सिस का, इस एक्सिस दूसरी वाली एक्सिस का नाम, इस वाली एक्सिस का नाम बी कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ ए तो बड़ा है बी से लेकिन एक्सिस पैरेलल नहीं है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया क्या है, यहाँ पे देखिए, अ स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट अ डायमीटर। एक स्फीयर डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो डायमीटर कोई सा भी हो सकता है स्फीयर में। द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर डू नॉट हैव एनी लीनियर एक्सलेशन। हम इन डॉट्स की बात मान लो कर लेते हैं, ये सब पार्टिकल्स हमारे, क्या ये पार्टिकल इस सर्किल में नहीं घूम रहे जो हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पर घूम रहे हैं, तो क्या इसमें सेंट्रीपिटल एक्सलेशन नहीं होगा, होगा, तो लीनियर एक्सलेशन तो है, तो ये बात गलत होगी। द पार्टिकल्स ऑन द डायमीटर मेंशन्ड अबव, जिस डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ये वाला डायमीटर, होने को तो कई सारे हो सकते थे लेकिन हम इस डायमीटर की बात कर रहे हैं। इस पर अगर कोई पार्टिकल होगा तो उसका, अब इस पर कोई पार्टिकल होगा तो ऑब्वियसली वो तो घूम ही नहीं रहा, तो चल ही नहीं रहा होगा, तो उसका एक्सेलरेशन कहाँ से आ जाएगा, सेंट्रीपिटल है ना, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा।
सही बात है। डिफरेंट पार्टिकल ऑन द सर्फेस हैव डिफरेंट एंगुलर स्पीड, ये तो भाई बात गलत है। क्यों? अर्थ के ऊपर जो भी पार्टिकल रहते हैं 24 घंटे में तो एक राउंड पूरा करते हैं, वैसे ये वाला है सब एक साथ ही घूमेंगे, ओमेगा सबका सेम होगा। ऑल द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस हैव सेम लीनियर स्पीड, ये बात भी गलत है। क्यों? ये देखो छोटा सर्किल बना रहा है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी छोटी होगी, ये बड़ा सर्किल बना रहा है इसकी लीनियर वेलोसिटी बड़ी होगी, ये तो बहुत बड़ा बना रहा है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी और बड़ी होगी, क्योंकि v इज इक्वल टू आता है आर ओमेगा। अब इस सर्किल का रेडियस देखो छोटा है, इस सर्किल का बड़ा है, इस सर्किल का तो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे क्या दिया है? द डेंसिटी ऑफ रॉड ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम वन एंड टू द अदर, it is pivoted at an end so that it can move about vertical axis through the pivot. A horizontal force F is applied on the free end in the direction perpendicular to the rod. The quantities that do not depend on which end of the rod is pivoted. इस सिचुएशन को मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे ये मेरा पेन है, ये पेन देखो इसकी डेंसिटी अजीब सी है, क्योंकि यहाँ पे पतला है, यहाँ पे मोटा होता चला गया। ठीक है, तो इसको डेंसिटी के हिसाब से समझो कि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है। अब मैंने इस एंड से पिवोट कर रखा है, मतलब ऐसे ये वर्टिकल एक्सिस है तो ये ऐसे से घूम रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे ऐसे इसको पिवोट कर रखा है, तो मैंने यहाँ से फोर्स लगाया है, ऐसे फोर्स लगाया है, देखो इस पर। अब ऐसे फोर्स लगाएगा तो ऐसे से घूमेगा। तो अगर मैं यहाँ से पिवोट करूँ तो इधर फोर्स लगाऊंगा, यहाँ से पिवोट करूँ तो इधर फोर्स लगाऊंगा, ऑब्वियस है। अब देखो हैवी एंड इस तरफ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, लाइट एंड इस तरफ होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हैवी मास ज्यादा दूर है। तो अब क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब रही बात टॉर्क की, तो टॉर्क का क्या होगा? तो अगर मैं बोलूँ ये ऐसी एक्सिस है जिसके अबाउट घूम रहा था, ये रॉड थी, तो ये ऐसे यहाँ हैवी एंड यहाँ था, लाइट एंड यहाँ है, तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, लेकिन फोर्स जो है ऐसे लग रहा है, इस पर परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा है, फोर्स एफ लग रहा है। सो जो टॉर्क की वैल्यू लिखी जाएगी वो तो आएगी हमारी क्या? एफ इंटू एल। तो टॉर्क की वैल्यू तो फोर्स इंटू लेंथ पे हो गई, वो तो फिक्स हो गई, इसका मतलब टॉर्क जो है वो हमेशा सेम रहेगा, इसका मतलब डी वाली बात हमारी सही हो गई। बाकी का ये देखते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, आपको पता चल गया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगा, हैवी एंड अगर पास होगा तो ज्यादा होगा, मतलब कम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लाइट एंड जो है जैसे इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा एज कम्पेयर टू इस वाले केस में। अगर मैं बोलूँ कि ये हैवी एंड इस तरफ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में ज्यादा होगा, तो अल्फा डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो एंगुलर एक्सीलरेशन तो डिफरेंट डिफरेंट हो गया। जब अल्फा डिफरेंट डिफरेंट हो गया तो एक रेवोल्यूशन में टाइम भी अलग अलग होगा। क्यों? थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर लिखते हैं, तो इसका मतलब टाइम अलग अलग लगेगा। जब टाइम अलग अलग लगेगा तो इसका मतलब क्या है? एंगुलर वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। क्यों? आप जानते हो अल्फा जो ओमेगा इज इक्वल टू लिखी जाएगी वो अल्फा इंटू टी लिखी जाएगी, तो अलग अलग आएगा, इसका मतलब ये वाली बात भी गलत है। अब बोल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम व्हेन द रॉड कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन। अब ये बताओ, इन्होंने एक रेवोल्यूशन कंप्लीशन की बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि टाइम सेम है कि डिफरेंट है। ऑब्वियस है रेवोल्यूशन सबका सेम होगा, लेकिन टाइम तो डिफरेंट डिफरेंट लगेगा, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे केवल डी पार्ट सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 8th नंबर। यहाँ क्या दिया कि व्हील है जो प्योर रोल कर रहा है, यहाँ पे एक व्हील जो है प्योर रोल कर रहा है ना, लेवल रोड विद लीनियर स्पीड वी नॉट। अब आपको यहाँ पे डिस्कशन करना है बाकी क्वांटिटीज के बारे में। अब देखो ये प्योर रोल कर रहा है, इसका मतलब इस फिक्स सरफेस पे प्योर रोल कर रहा है, मतलब रोल करने मतलब तो स्लिपिंग नहीं करना, फिसलना नहीं, मतलब फिसल नहीं रहा है। इसका मतलब जो इस सरफेस की वेलोसिटी दैट इज जीरो, वही इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, ए पॉइंट की वेलोसिटी वो होगी जीरो। इसका मतलब ये ऐसे घूम रहा होगा तो इस पॉइंट पे दो वेलोसिटी होती है, एक वी नॉट एक आर ओमेगा इधर की तरफ, तो वी माइनस आर ओमेगा जिसको हम बोलते हैं ये जीरो होना चाहिए, तभी तो बोलते हैं वी इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए। इसका मतलब वी इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए और ए पॉइंट की वेलोसिटी शून्य होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब यहाँ इस पॉइंट पे देखो वी भी होगा आर ओमेगा भी होगा, तो वी भी है आर ओमेगा भी है, वी और आर ओमेगा सेम है ना, तो वी आर ओमेगा सेम, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? टू वी हो गई, तो सी पॉइंट की वेलोसिटी तो टू वी हो गई। चलो एक बात और सही हो गई, बी पॉइंट में आर ओमेगा इधर है, वी इधर है, इसका मतलब नेट वेलोसिटी कितनी जाएगी? इस तरफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी? वी इधर है और आर ओमेगा मतलब वी, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? रूट टू वी, यहाँ की वेलोसिटी रूट टू वी आ गई। सेंटर की वेलोसिटी वी है, यहाँ की वेलोसिटी रूट टू वी है, तो इसका मतलब सेंटर की वेलोसिटी से हमारी ये बी वाले पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब बात आती है बी वाले पॉइंट, बी सी डी बता रहे सबकी एक एक वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी की, तो इसकी वेलोसिटी टू वी है, इसकी वेलोसिटी रूट टू वी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी वी है, तो ऑब्वियस है अलग अलग है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर हैं हैविंग अनइक्वल मासेस एंड अनइक्वल रेडियाई आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड सेम हाइट,
ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन इफ द स्फीयर रोल विदाउट स्लिपिंग, बॉडी जो है यहाँ पे रोलिंग कर रही है, तब के केस के बारे में बात की जा रही है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम इंक्लाइन प्लेन रखेंगे और यहाँ पे रोलिंग की बात करेंगे, तो हमने आपको इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग पढ़ा रखा है। कहाँ पढ़ाया है? आप देखोगे इसी चैनल पे रोलिंग मोशन का पूरा एक मैंने वीडियो अपलोड किया, लेक्चर अपलोड किया, बहुत बढ़िया लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं। फिर आप जेई मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे जहाँ का हो, हर तरह के रोलिंग मोशन के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से और ट्रिकी तरीके से कर सकते हैं। तो ये ए एक्सेलरेशन से ऐसे आ रहा होगा, अल्फा एक्सेलरेशन से इसका घुमाव हो रहा होगा, फ्रिक्शन यहाँ अपवर्ड लगेगा। तो ये सब सारा बवाल करने वरने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है जी साइन थीटा। अगर खाली जी साइन थीटा वो तो स्मूथ सरफेस पे होगा, लेकिन अगर रोल करता हुआ आ रहा है तो जी साइन थीटा 1+k² r² आएगा। ये आता है एक्सेलरेशन, ये इतना एक्सेलरेशन आता है। तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाइम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √12/a, 12/a हो जाएगा। अब वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले अब जरा देखते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन में जो लिखा है जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1+k²/r²। k²/r² क्या होता है? k²/r² क्या है? k रेडियस ऑफ गायरेशन है, r तुम्हारा रेडियस, उसका रेशियो है ये। इसकी जो वैल्यूज होती है 1 होती है, फिर हाफ होती है, फिर 2/3 होती है, फिर 2/5 होती है। सबसे कम 2/5 सॉलिड स्फीयर के लिए, फिर हाफ डिस्क के लिए, 2/3 हेमिस्फीयर के लिए, 1 रिंग के लिए होती है। ठीक है, ये रिंग के लिए है, ये आपका डिस्क के लिए है, ये हेमिस्फीयर के, ये हॉलोस्फीयर के लिए, ये सॉलिड स्फीयर के लिए। यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है k²/r² की वैल्यू तो फिक्स हो गई, दोनों सॉलिड स्फीयर तो इसकी वैल्यू तो फिक्स हो गई। भाई आपको लग रहा होगा रेडियस है लेकिन k²/r² आएगा ना, तो वो तो फिक्स हो गया स्फीयर के लिए, चाहे जितना बड़ा साइज का हो। और कहीं मास का और किसी रेडियस का कोई रेशियो है नहीं ना, तो ये क्वांटिटी तो फिक्स हो गई। ऊपर जी साइन थीटा है, इंक्लिनेशन वगैरह है। मतलब क्या हुआ कि दोनों स्फीयर का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास एंड रेडियाई क्या होगा, उनका एक्सेलरेशन सेम होगा, तो टाइम भी सेम आएगा। तो दोनों जो है एक साथ आएंगे, एक साथ आएंगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसका डेरिवेशन आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा आपको रोलिंग मोशन के ना। अब बढ़ते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। A hollow sphere and a solid sphere having the same masses and the same radii are rolled down on rough inclined plane। तो रोल डाउन मतलब रोलिंग कर रहे हैं। फिर से वही सारी बातें हैं। तो आपको पता चल गया, एक्सेलरेशन तो पता चल ही गया था, टाइम भी पता चल गया था। अब हम बाकी चीज़ों के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो टाइम की वैल्यू जो हमने बताई थी वो क्या आती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √a आती है। लेंथ तो सेम ही हो गया, मतलब इसको हम बोल सकते हैं √1+k²/r² के हिसाब से आती है। तो सबसे कम टाइम किसको लगेगा? सबसे कम टाइम लगेगा सॉलिड स्फीयर को, क्योंकि k²/r² वैल्यू सबसे कम उसी को होती है। तो सबसे पहले जो आएगा, सबसे पहले जो आएगा वो सॉलिड स्फीयर आएगा। तो बोल रहे हैं द हॉलो स्फीयर रीचेस द बॉटम फर्स्ट, गलत बात है, ये नहीं है ना। अब द सॉलिड स्फीयर रीचेस द बॉटम विद ग्रेटर स्पीड। ठीक है, आइए जरा इसकी बात करें। अब आप देखिए यहां से गिर रहा है, इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है। अब यहाँ से यहाँ के बीच में हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, यहाँ पे कोई बॉडी आएगा रोल करते हुए, जब आएगा तो इसके पास दो वेलोसिटी मिलेगी, v होगा एक, ओमेगा होगा। तो यहाँ पे जब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? mgh इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? टोटल काइनेटिक एनर्जी। और टोटल काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है और रोटेशन भी होती है। तो आपको मैंने बताया है कि ट्रांसलेशन और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है 1+k²/r² होता है। ठीक है, जब भी कभी अब रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी की बात की जाएगी तो दोनों काइनेटिक एनर्जी की बात की जाएगी। और आपको पता होना चाहिए रोलिंग काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ, मतलब ट्रांसलेशन मतलब हाफ mv², और रोटेशन मतलब हाफ i⍵² होता है। ठीक है, हाफ i⍵²। आई की वैल्यू को mk² लिख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू v/r लिख सकते हैं। इसलिए क्या जाएगा? हाफ, इसी को लिखना हो तो आप हाफ mv² k²/r² लिख सकते हैं। इसी से हमने यहाँ टोटल एनर्जी लिखी है। अब इसका मतलब जो v की वैल्यू आएगी यहाँ पे, v की वैल्यू अगर स्मूथ सरफेस होता तो क्या आता? √2gh आता। अगर स्मूथ सरफेस होता तो √2gh होता, लेकिन अगर यहाँ रफ है, रोल करते आ रहा है, तो 1+k²/r² हो जाएगा। अब जिसका k²/r² कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो k²/r² सबसे कम होता है सॉलिड स्फीयर का, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा वेलोसिटी से सॉलिड स्फीयर आएगा। The solid sphere reaches with the bottom with higher kinetic energy। तो अब लोग बोलेंगे वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। नहीं, mgh मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो सबकी सेम है ना, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है। हाँ, किसमें किसका ज्यादा फ्रैक्शन ट्रांसलेशन का, ज्यादा फ्रैक्शन रोटेशन का है,
उसकी बात हो रही है, तो इसका मतलब सबके सब काइनेटिक एनर्जी सेम लेके आएंगे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, द टू स्फीयर विल रीच द बॉटम विद द सेम लीनियर मोमेंटम। ऑब्वियस है, जब इनकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो गई तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो सेम लीनियर मोमेंटम नहीं होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, जे मेंस और जे एडवांस और नीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का। अब हम बात करते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की। ये सब क्वेश्चन पीछे से कनेक्टेड ही चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखो, एक स्फीयर कैन नॉट रोल, ये स्फीयर कहाँ रोल नहीं कर सकता। देखो, अगर हम बोले हॉरिजेंटल सरफेस पे, तो स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस अगर दिया हो तो वहां रोलिंग हो सकती है। क्यों? पहले से अगर आप v और ओमेगा दे के छोड़ दो, ऐसा कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो किसी तरह की फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं। पहले से अगर रोल करा के छोड़ दो तो रोल करता हुआ रहेगा, तो यहां तो रोल कर सकता है, तो इसको हटाओ। स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस, अब स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पे क्या होगा, यहां पे अगर आप देखोगे तो mg sin थीटा इधर की तरफ एक्ट करेगा, ये जो होगा ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन देगा, तो इसकी वजह से ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आएगा कितना, इसके ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आएगा जी साइन थीटा, इसके ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आएगा जी साइन थीटा। यहां से नॉर्मल पास होगा और इस जगह से ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर तरफ लगेगा। अब यहाँ कोई टॉर्क देने वाला है, क्योंकि स्मूथ है तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो कोई टॉर्क देने वाला नहीं है ना। जब टॉर्क देने वाला नहीं तो अल्फा नहीं होगा, जब अल्फा नहीं होगा तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा की कंडीशन कैसे जस्टिफाई होगी। जब ए इज इक्वल टू आर अल्फा की कंडीशन जस्टिफाई नहीं होगी तो ये प्योर रोल नहीं करेगा, तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग नहीं पॉसिबल है। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर ये प्योर रोल की कंडीशन में तुमने इसको डाल दिया तो इसका मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट की कोई वेलोसिटी नहीं है। जब कोई, और ये फिक्स सरफेस है ही, तो इस सरफेस में कोई वेलोसिटी नहीं, तो दोनों सरफेस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। जब रिलेटिव मोशन नहीं तो फ्रिक्शन की जरूरत कहाँ है, फ्रिक्शन हो चाहे ना हो चलेगा काम। ठीक है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे प्योर रोलिंग हो जाएगा, बस खाली ये वाला सरफेस है जहाँ प्योर रोलिंग नहीं होगा। ठीक है, ये वाला सरफेस जहाँ प्योर रोलिंग नहीं होगा, इस पे भी प्योर रोलिंग हो सकता है। रफ इंक्लाइन सरफेस, रफ आ गया तो फ्रिक्शन आ गया, जब फ्रिक्शन आ गया तो फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट रहे कि इसको रोल करा दे तो रोल हो सकता है, तो यहाँ रोल हो सकता है। तो कौन सा सरफेस है जहाँ रोलिंग नहीं हो सकती, खाली ये सरफेस जहाँ रोलिंग नहीं हो सकती। जब यहाँ रोलिंग नहीं हो सकती तो ये तुम्हारा आंसर है, तो आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रियर व्हील ड्राइव कार, मतलब जिसके रियर व्हील जो है इंजन से अटैच्ड हो, मतलब उसको इंजन जो है उसको पहिए को नचा रहा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, रोटेट द रियर व्हील एंड फ्रंट व्हील रोटेट बिकॉज द कार मूव्स। अब ये पहिया नाच रही होगी तो ये वाली पहिया इससे मान लो जुड़ी हुई होगी कुछ एक्सल वैक्सल से, तो ये घूमेगी तो उसके जैसे ये चलेगी। क्यों चलेगी, इसका मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा आपको, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं तब। इफ सच अ कार एक्सेलरेट्स ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, द फ्रिक्शन क्या होगा। अब देखो, ये पहिया घूम रहा है, ये पहिया घूमेगा सबसे पहले, जब ये पहिया घूमेगा सबसे पहले तो फ्रिक्शन की वैल्यू किधर लगी, जैसे ये पहिया घूमेगा तो फ्रिक्शन, ये बॉटम वाला पॉइंट पीछे जाएगा तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन लगेगा इस पर आगे की तरफ। अब इस पे आगे तरफ लगेगा तो ये किसी एक्सल से जुड़ा होगा, तो जैसे ही एक्सल जुड़ा होगा तो ये इसको पहिए को आगे तरफ धक्का मारेगा, तो ये पॉइंट जाएगा किधर, आगे की तरफ जाना चाहेगा। जैसे क्यों, क्योंकि ये घूम रहा है ऐसे, तो इस पे फोर्स लगा फ्रिक्शन, तो इसने इसको धक्का मारा होगा फोर्स ने, तो ये चलने लगा होगा, तो ये एक्सल से जुड़ा तो ये भी आगे भागेगा, ये पॉइंट भी आगे भागेगा, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। ये इतनी सिचुएशन होगी। तो ऑन अ रियर व्हील फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात। ऑन अ फ्रंट व्हील इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात। अब ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब एफ माइनस एफ डैश की जो नेट वैल्यू होगी वही तो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, तो एफ को डोमिनेट करना पड़ेगा अगर आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो ऑन अ रियर व्हील हैज अ लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द फ्रंट व्हील, इसका मतलब रियर व्हील पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ऑन द कार इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सॉरी, अगर एक्सेलरेट आगे की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड नहीं लगेगा, नेट आगे लगेगा ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे दे रखा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, अ स्फीयर कैन रोल ऑन अ सरफेस इंक्लाइंड एट एंगल थीटा इफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 2/7 जी tan थीटा। इतना फ्रिक्शन होगा तो रोल करेगा। अब यहाँ फ्रिक्शन तो कम हो गया, ठीक है, क्वेश्चन में फ्रिक्शन कम दिया है, इफ स्फीयर इज रिलीज, इसका मतलब यहाँ पे रोलिंग नहीं होगी। अब रोलिंग नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ नहीं, ये यहाँ से चलेगा तो यहाँ खिसकता हुआ चलेगा, खिसकता हुआ चलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे की तरफ चल भी रहा होगा और यहाँ पे ये फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये घूम भी रहा होगा अपना, यहाँ पे से ओमेगा भी आ गया होगा इसका। ठीक है, और फ्रिक्शन यहाँ पे काइनेटिक लग गया होगा और यहाँ पे अल्फा भी आ गया होगा, तो ये रेस्ट पे रहेगा, गलत बात है।
इट विल मेक प्योर ट्रांसलेशन मोशन, गलत बात है क्योंकि फ्रिक्शन को नचाएगा भी, लग तो रही है। इट विल ट्रांसलेट एंड रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, सही बात है। द एंगुलर मोमेंटम द स्फीयर अबाउट इट सेंटर विल रिमेन कांस्टेंट, सॉरी, सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा एफ काइनेटिक इनटू आर, दिस इज द टॉर्क। जब टॉर्क हो जाता है, ये नॉन जीरो है, टॉर्क हो जाता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता है, ये गलत हो गया। तो इसका एक ही आंसर सही होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ स्लिप करता हुआ ये रोल करेगा, मतलब रोटेट करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अ स्फीयर इज रोल्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, सही दिया है। इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड इट स्टॉप, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ट्राइज टू, अभी कोई बॉडी है यार, अब ये बॉडी आगे की तरफ मान लो जा रही थी और ये रोल कर रहा था तो ये ऐसे की तरफ घूम भी रहा होगा, अब ये रोकना चाह रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे लगा होगा, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी तो कम होगी, लेकिन इस फ्रिक्शन का टॉर्क तो इस सेंस में आएगा ना, टॉर्क तो इस सेंस में होगा, क्योंकि इस सेंटर बोर्ड देखें टॉर्क ऐसे होगा, जब टॉर्क ऐसे होगा तो इसका ओमेगा बढ़ेगा, तो डिक्रीजेज लीनियर वेलोसिटी, सही बात। इंक्रीज एंगुलर वेलोसिटी, सही बात। इंक्रीज लीनियर मोमेंटम, गलत बात, लीनियर मोमेंटम बढ़ाएगा तो वेलोसिटी नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है। डिक्रीज लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, ओमेगा बढ़ा रहा है तो एंगुलर मोमेंटम घटेगा, तो ये ए और बी इसका आंसर सही होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या दिया है, एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, फिक्स किया गया है कार में, एक्सेलरेट करता है हॉरिजॉन्टल रोड पे, और यहाँ पे क्या दिया है, रिलेशन है ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा। इसका मतलब समझते हैं आप, ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा का मतलब क्या है, अगर मान लो ये फिक्स सरफेस था, यहाँ पे किसी बॉडी को रखो तो ये जी साइन थीटा की वजह से एक्सेलरेट करता है, किसकी वजह से एक्सेलरेट करता है, जी साइन थीटा की वजह से एक्सेलरेट करता है। अब बोल रहे ए, इस पूरे इंतजाम का एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए है और ए की वैल्यू जी टैन थीटा है, मतलब यहाँ पर एक वैल्यू लगेगी क्या, जी साइन, ये आप बोल सकते हो ए कॉस थीटा इस तरफ लगेगा, ऐसे बोल सकते हो, और यहाँ पे भी यहाँ सूडो फोर्स लगेगा ऐसे एम ए, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एम ए कॉस थीटा इस तरफ लगेगा, एम ए कॉस थीटा इस तरफ लगेगा, और ये एम जी साइन थीटा इस तरफ लगेगा, और इस एम ए का ये कॉम्पोनेंट इधर आएगा, वो एम ए साइन थीटा हो जाएगा, और इधर लगेगा नॉर्मल। एम ए कॉस थीटा मतलब क्या है, एम ए कॉस थीटा, ए की वैल्यू जी टेन थीटा रखोगे क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, तो ये एम जी साइन थीटा, ये एम जी साइन थीटा से बैलेंस हो जाएगा। जो समझदार बच्चों ने कैसे, क्यों समझा रहे हैं आप, ये तो हमने कर रखा है, सूडो फोर्स पढ़ा था तो बोला था जब ए इक्वल टू जी टेन थीटा कोई चलता है तो ये इस पे इक्विलिब्रियम पे रहता है, मतलब लग नहीं रहा है कि ग्रेविटी इसको इस तरफ पुल कर रही है, मतलब अब इसकी इस ग्रेविटी की वजह से इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा क्योंकि इस वाले एक्सेलरेशन से बैलेंस हो जाएगा, वही हम भी देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर रोल करा के छोड़ोगे तो रोल करता रहेगा, स्टेशनरी छोड़ दोगे तो स्टेशनरी रहेगा, धक्का मार के छोड़ दोगे तो स्लिप करता हुआ चला आएगा, ठीक है, उसी वेलोसिटी से। तो अगर इसको क्या बोला गया, स्मूथ सरफेस पे रखा गया है और इसको प्योर रोल करा दिया गया तो प्योर रोल में ही रहेगा। अगर इसको ट्रांसलेट करा के छोड़ते ट्रांसलेट करता रहता, अगर इसको रोटेट करा के छोड़ते तो वही रोटेट करता रहता, क्यों? क्योंकि जो इसके ग्रेविटी का ये जो जी साइन, ग्रेविटी का जो जी साइन थीटा कंपोनेंट है जो कि इस तरफ लग रहा था, वो एम ए के इस कंपोनेंट से बैलेंस हो गया, तो अब इसको लगेगा कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, सिंपल सी बात है। तो जिसको इसको जिस स्टेज में रखोगे उसी अवस्था में ये विराजमान रहेगा। ये हमारा था 15वां क्वेश्चन। अब इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। आई होप अब आपको ये रोटेशन मोशन के, रोटेशन मैकेनिक्स के काफ़ी कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आपको लगता है नहीं कुछ कुछ मज़ा कम आया, तो आप टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक अवेलेबल हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, सब जगह आप मुझे पा सकते हैं और अपने डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप यूट्यूब पे ही कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार जुड़े हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कर देना।